को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, उसका तकाजा है हर किसी को अपनी नाक से आगे देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इसमें पहल कर दी है, इसका जवाब हम चाहते हैं कि एक खुशाइंद आए। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानी है। खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दो खतूत की गूंज है। एक खत इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को लिखा है और उसके जो जवाब है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, निकल रही हैं, और वो ये है कि दूसरी साइड से कहा गया है कि जनाब हमें ना इस खत का कोई इंतज़ार है और ना हम इसको जवाब के काबिल समझते हैं। अगर कोई इशू है तो सियासतदानों के साथ जाकर डील करें। तो खत वसूल होने से पहले ही जवाब भी आ गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जवाब काफ़ी है या नहीं, ये एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और दूसरा खत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आज फिर एक खत लिखा है और अपने चीफ जस्टिस को लिखा है, और उसमें कहा है कि जो नई सीनियरिटी लिस्ट है हमें वो काबिल कबूल नहीं है। अब ये दोनों खतूत जो है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक व्यू है और बाकी पार्टीज का दूसरा व्यू है। ये एक व्यू क्यों नहीं हो सकता इन दोनों पे, ये एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे लिए सराना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। इनके साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजरत चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। पंजोता साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना। सर, ये अजीब सी बात है कि एक साइड पे आप आर्मी चीफ को जनरल डायर कह रहे हैं आज, और साथ आप कल उनको खत भी लिख रहे हैं, तो एक जगह पर रुके आप, या आप समझते हैं कि ये गलत शख्स है और इनके साथ कम्युनिकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए, या अगर आप समझते हैं कि ठीक है और कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोई एक व्यू तो लें आप। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखें, व्यू हमारा बिल्कुल बड़ा क्लियर है, और जो खान साहब ने खत भेजा है वो बेसिकली एक किस्म का मशवरा है कि हम के मुल्क एक्ट जो होता है में सिर्फ वजह यह है कि वो आवाज़ बंद की जाए। तीसरा जो है 26वीं तरमीम जिस तरह से की गई ताकि अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया जाए। मईशत का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है उसके हवाले से जिक्र किया। चौथी और पांचवी चीज़ ये उन्होंने जिक्र की कि जनाब पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और आवाम के अंदर एक खला है, वो गैप है। वो गैप इस वजह से है क्योंकि आपकी तमाम तर तवानाई जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर लगी हुई है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी पॉलिसी बदलें। आप अपनी पॉलिसी जहाँ पर आपकी मरकूज होनी चाहिए, सरहदों के ऊपर मरकूज होनी चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ मरकूज होनी चाहिए, आप उधर रखें। अगर आप इधर रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो आपका असल फरीजा है उससे आप हटेंगे और मुल्क के अंदर ना मुआशी इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना रूल ऑफ लॉ होगा, और ना ही आप सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये तो बड़ा क्लियर मौकफ है, इसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर उसको कोई ये कह दे कि कोई उसमें इमरान खान साहब जो है वो NRO2 मांग रहे हैं, तो NRO2 क्या, ये NRO2 होता है कि बंदा जेल में पड़ा हो, उसे सजा हो, उसके ऊपर हमला किया गया हो, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हो, उसकी एहलिया को जेल में डाला गया हो, वो पीछे ना हटा हो, इलेक्शन के अंदर धांधली की गई हो, वो पीछे ना हटा हो, उसके ऊपर जितने मुकदमात बनाए गए वो पीछे ना हटाओ, उस पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया वो पीछे ना हटाओ। तो क्या ये NRO2 होता है? NRO2 होता है जो बंद कमरे के अंदर एक दस्तखत किए जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि बंदा लंदन वाली फ्लैट के ऊपर बैठ गया है। बल्कि वो तो कह रहा है कि मैं वो आखिरी शख्स हूंगा जेल से निकलने वाला जो इस मुल्क की खातिर जंग लड़ता रहूंगा और किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इसको आप ये ना कीजिए कि ये कोई इस तरह का मामला है कि हम कोई लेट गए हैं या NRO2 मांग रहे हैं या हम कोई भीख मांग रहे हैं, बल्कि हम तो मुल्क की फलाह की बात करें कि पावर ताकत जो है वो आपके पास है। ताकत क्योंकि आपके पास है तो डेफिनेटली आपको इस वजह से खत लिखा जा रहा है कि और के पास ताकत होती तो उसको लिखा जाता, अगर आपके पास ताकत ना होती तो हम ना लिखते। हाँ, अगर आप अपनी पॉलिसी बदलते हैं और मुल्क के अंदर ये तमाम तर चीजें जो की गई हैं ये ठीक हो जाती हैं तो फिर डेफिनेटली मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम कोई इक़्तिदार के लिए थोड़ी जंग लड़ रहे हैं। नहीं, ये बताइए, आप दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं या धमका रहे हैं, करना क्या चाहते हैं इस खत के जरिए? देखिए, हमने उनको बेसिकली ये इस खत के अंदर ये बताया कि ये चीजें हुई हैं और मुल्क की इस तरह से तबाही हुई पड़ी है और मईशत मजीद तबाह होगी और सिक्योरिटी के हालात मजीद खराब होंगे। अगर ये खलीज खत्म करना चाहते हैं तो पॉलिसी बदलें। ये एक किस्म का मशवरा है, एक किस्म की यूं समझ लें कि इस मुल्क की एक ओपिनियन है।
खान साहब ने दी है कि आप ये चीजें ना कीजिए, क्योंकि आपके ये चीजें करने से मुल्क के ये हालात हुए हैं और आपने चोरों लुटेरों को आकर बैठा दिया। अदरवाइज मुझे दिखा देना कि फार्म 47 वाला एक शहबाज शरीफ के रिजल्ट लेकर आ जाए, नवाज शरीफ का लेकर आ जाए, पता चल जाए कि कैसे उनको जितवाया गया। 1-1 लाख से ये हारे हुए हैं, 13,000 को 1,30,000 बनाएंगे तो वो तो वाज़ेह नजर आएगा ना कि कौन बनाने वाला है। साथ ही नहीं पंजोता साहब, मैंने दानियाल साहब को लेना है, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। दानियाल साहब देखिए, एक पार्टी है और उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इमरान खान साहब, आजकल जेल में है, उनका तजर्बा है, और उस तजर्बे की बुनियाद पे अगर वो आर्मी चीफ को एक मशवरा दे रहे हैं तो आपको एतराज क्या है इस मशवरे पे? देखिए जी, पहले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा, मैं अब बात करूं, अगर आपने तजर्बे की बात की तो बिल्कुल उनको तजर्बा है गाली देने का, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करने का, इदारों के ऊपर हमला करने का, मुल्क को आग लगाने का, बार बार मुल्क मुस्तकम हो तो उसको बंद करने का। उनको तजर्बा है पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, उनको तजर्बा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया में दुश्मन पैदा करने का, उनको तजर्बा है कि डी चौक के ऊपर हमला करने का। ना कारकर्दगी, ना काम, ना कोई और का तजर्बा है। इनकी सियासत का जो महवर है वो है नफ़रत। नफ़रत के बीज बोकर ये सियासत करते हैं, नफ़रत के ऊपर ये लोगों को इकट्ठे करते हैं। ना ये लोगों को बता सकते हैं कि हमारी ये कारकर्दगी और इस बुनियाद पर हमारे साथ इकट्ठे हो, ना कोई और। ये वो जमात है। देखें, आज अगर चीज़ें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल लिखें और 100 दफ़ा ख़त लिखें, लेकिन ये ख़त किसको लिख रहे हैं? मीर जाफ़र को, या ख़त लिख रहे हैं न्यूट्रल को? और न्यूट्रल क्या होता है? ये देखें, इनकी जो बातें हैं ना, इनकी चीज़ें, इनकी अपनी हर चीज़ में एतजाद है, हर चीज़ में झूठ है, इनकी हर चीज़ में फ़रेब है। और वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है। इनकी सियासत ही ये है कि कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस, हम इनकी तमाम नाअहलियों, नाकामियों, झूठ के रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, मुल्क में बेहतरी आई, ये मुल्क मुस्तकम हो रहा है, आज चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये वो मुल्क था जिनके लिए लोग कह रहे थे 24 घंटे में कोई 48 आवर, और कोई कहता कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। वहाँ से हम आकर आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि महंगाई की शरह में कितनी कमी है या नहीं है, ग्रोथ 1% है या 6% है, चीज़ें बेहतर कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं। यही हमारी जीत है, यही हमारी प्रोग्रेस है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ें सही रुख पे जा रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये रोज़ का जो फितना है, ये रोज़ की गाली गलोच है, रोज़ का रोडों को बंद करना है, इदारों को गालियां देना है, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को गालियां देना है, अपने मुल्क को कमज़ोर करने की बात करना है। कभी आपने सूबे की बात करके लड़ाई करवाई, कभी आपने झूठ बोलकर आपने कंट्रोवर्सीज पैदा की। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, चीज़ें आगे चलनी चाहिए, मफामत से चीज़ों को ला के चलाएँ। और हम कल भी मफामत के साथ थे, आज भी मफामत के हामी, और इंशाल्लाह उस मफामत के साथ ही हल निकलेगा। जी ठीक। अच्छा, ये बताइएगा राना साहब कि ख़त जो है, ज़ाहिर है लिखना अच्छी बात है, एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो समझते हैं कि मेरे मशवरे से पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, तो पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा, उन्हें बताया कि अदलिया में आपको क्या इस्लाहत करनी चाहिए, और फिर आर्मी चीफ को ख़त लिखा कि ये 6 इशूज़ हैं, अगर आप इनको एड्रेस कर लें तो पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। हर्ज तो इसके अंदर कोई नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, हर्ज तो किसी चीज़ में भी नहीं होता कि जब आप बात करना चाह रहे हो। लेकिन जो सवाल आपने अभी पंजोता साहब से पूछा था कि आप डरा रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या दरख्वास्त दे रहे हैं, मतलब आप पहले यजीद वक्त के नाम से पुकारते थे, फिर आप मीर जाफर सादिक बुलाते थे, याहिया जनरल याहिया पार्ट 2 आप कहते हैं, आज जनरल डायर कह दिए, फिर जनरल, वो जब जनरल याहिया पार्ट 2 कहते हैं तो साथ ही मुजीबुर रहमान की तरह 6 नुकाती खत भी लिख देते हैं अगली सांस में। फिर जनरल डायर, फैसल फरीद की आवाज़ थी जो शायद बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो फैसल चौधरी साहब, हाँ जी, फैसल चौधरी साहब, चूँकि वो ये हो रहा था इस तरह, तो मैंने आवाज़ से पहचाना। तो वो बड़ा सख्त जवाब खान साहब की जेल के बाद आया, क्योंकि रात से ये बात हमें तो सिक्योरिटी राय से बिल्कुल क्लियर आ गई थी कि ये ख़त जो है हमें 14 साला कैद के मुजरिम का है, हमें मिला भी नहीं है और हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। फिर कोर कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें बताया गया कि हम आइन और कानून के मुताबिक, आर्मी चीफ का फिक्र है आखिरी, पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर अपने आइनी फ़राइज़ अंजाम देंगे। अच्छा, अब आप इस खत में से क्या ढूंढ रहे हैं? मतलब आपको पता चल गया कि डिवीजन बेंच आपकी मर्जी का अवेलेबल नहीं है,
तो समझ आ गई कि भाई जितनी कोशिशें की थी, चाहे वो 346 सफ़े का खत है चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने अपना जवाब अपनी मशावरत का पब्लिकली साफियों के सामने बैठ के दिया कि मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ। और जमाल मंदुखेल साहब बैठे हुए थे, आईनी बेंच के जो मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपसे जो सवाल होगा आपने जवाब नहीं देना। फिर एंड पे ये बात सामने आई कि चूंकि आप आईनी बेंच में हैं और जो बात मैं कर, उसके बाद पता लगा ना कि क्या बात कर रहे हैं वो, तो मैंने इसलिए कहा कि आपका मुद्दा पहले ना आए, कि जो भी सीनियरिटी का इशू, वो आज वो खत भी लिख दिया गया दोबारा जो आपने कहा है कि हमारी सीनियरिटी। अब वो मुझे नहीं पता आमिर फारूक साहब को जिनको इतना प्रेशर में लाया गया, अब अगर वो जाने से पहले, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो चीफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो नहीं जवाब देते तो उसका जवाब जबरदस्ती लिया जा सकता है। कोई रूल्स ऑफ बिजनेस, ये वकलात एक बैरिस्टर बैठे हैं, दूसरे भी बैरिस्टर हैं, तो ये हमें बता सकते हैं कि क्या सुप्रीम। ऐसा नहीं लग रहा कि 5 जजेस जो हैं वो खुद इंसाफ के लिए अपने चीफ जस्टिस के पास एक पिटीशन लेके चले? नहीं, उस चीफ जस्टिस ने, मतलब आज जस्टिस आमिर फारूक ने जो 2 दिन में एक्शन लिए हैं, तो हफ्ते की रात से लेके अब तक मुझे तो पता चल गया इससे कि भाई इन 5-6 लोगों ने जो कुछ किया है उनके साथ, उन्होंने सीनियरिटी पे नंबर 2 के पास एहतसाब अदालत का भी चार्ज नहीं रहने दिया, सब चीजें उन्होंने वाइंड अप कर दिया उनसे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कोई जवाब दे रहे हैं, जवाब मिल चुका है। ये अब अदालत में खुद जाएंगे, इनके वकला जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, या नए चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ेगा। और ये वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 2 दफ़ा एक, वैसे वो कहीं घूमते फिरते हुए मिल लिए थे और फिर वो कोर्ट में चाय पे भी मिल लिए थे, और अच्छी रही उनका अपना कियानी साहब का, बिल्कुल डोगर साहब के साथ उनका था कि मेरा अपना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी राय मोहतरम है, मेरी अपनी है कि मैं आ गया हूँ। और उन्होंने आज आपको पता है वकला ने भी जो कल हड़ताल थी वो खत्म कर दी, सारे वकला उनके सामने पेश हो गए। तो इस पे मेरा ख्याल है खान साहब को और इनके वकला को खास तौर पे मैं कहूँगा ठंडे दिल से सोचें कि अगर वो खत लिख भी रहे हैं तो अपनी क़यादत के साथ अपने लीडर को तो ये बताएं ना कि कम से कम कि सर इस तरह बात बनेगी नहीं, कि धमकी भी लगाएं। फिर साथ ही वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बूट इतने तेजी से पकड़े हुए हैं कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो किसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक परसेप्शन है कि जिसकी तारीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना शुरू कर देती है, के साथ खड़ी हो जाती है, उसका कैरियर खत्म हो जाता है। जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है, तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है उसको। तो जिसकी तारीफ करते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे राना साहब फरमाइएगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फुल सपोर्ट दे रही है इस वक्त, और जब भी सपोर्ट करती है, जिसको सपोर्ट करती है उसके साथ ये हो जाता है। वैसे मुझे ना शेर याद नहीं रहते, लेकिन आपके इस सवाल पे मुझे एक शेर याद आया, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कोई इस किस्म का है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके साथ लग गए, उनका पूरा करियर खराब हो गया। वो बेचारे वो भी खत लिखने पे आए हुए हैं। जनरल फैज हमीद उनको ऐसा ही चीफ लगा रहे थे, वो ऐसा हुआ है कि अब वो मजीद उसमें मतलब उनके बारे में उनका पूरा करियर खत्म हो गया, उसके बाद अब जेल में हैं, और उनका फैसला भी शायद अगले महीने में आ जाए या इस महीने के एंड पे आ जाए। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए ठंडे दिल से, ये जेल ना बेसिकली उनके लिए जहाँ वो कुरान की तफहीम बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें हैं, तो उन्हें ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि इस प्रेशर से पाकिस्तान की फौज तो नीचे नहीं लग रही। मतलब कम से कम मुझे आज के दिन तक ये पता है कि वो जवाब बिल्कुल नीचे नहीं लग रहे। जब आप नीचे भी नहीं लगा सकते और आप जिन लीडरों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मिलाने जाते हैं वो भी आपसे पूछते हैं ना जनरल बगावत कर सका, ना जज कर सका, ना अवामी बगावत कामयाब हुई, हमारे साथ बैठोगे तो दोबारा क्या आप फिर खान साहब मानेंगे इस बात पे कि आप किसी को क़यादत दें और कोई तहरीक चलाएं? तो वो साथ ही वो खत नया चला गया डायरेक्ट आर्मी चीफ को। अब असद कैसर साहब इशाइया लेके बैठे हैं अपने घर पे, देखे क्या बनता है। ठीक है। अच्छा दानियाल साहब फरमाइएगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों समझ नहीं आया कि ये NRO 2 है जिसके लिए खत लिखा गया है, जबकि वो सिर्फ मशरूओं से भरपूर एक खत है, उसके अंदर कोई दरख्वास्त नहीं है कि मुझे जेल से बाहर निकालें या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं या फॉर्म 47 की गवर्नमेंट खत्म करें या मेरा मैंडेट वापस करें, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप क्यों ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जी NRO 2 लेना चाह रहे हैं वो? देखिए जी, कहानी शुरू हुई थी कि आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई थी कि मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ आपको कंपैरिजन्स का बात की गई। फिर बात हुई कि हमें अमेरिका ने निकाला, फिर बात हुई कि इमरान खान को अमेरिका निकालेगा, उसके बाद इमरान खान आज़ाद होगा
और इमरान खान पाकिस्तान को फिर अमेरिका से आज़ाद और डोनाल्ड ट्रंप से आज़ाद कराएगा। ये कहानी इनकी कहानी थी, और आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये तमाम कहानियाँ जब फेल हो गई, तमाम ये हर चीज़ें इनकी फारिग हो गई, तो अब ये इस पॉइंट पे आ गए हैं। किस पॉइंट पर? ये दो किस्म की सियासत के ये पैरोकार हैं। या ये गैरबान से पकड़ते हैं, और जब गैरबान पकड़ने से बात ना बने तो पाँव पे पड़ जाते हैं। अब हकीकत में ये डील और ढील के मुंतज़िर हैं। ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये वो जमात है, ये एनआरओ मांग रहे हैं जो कहते थे कि हम लोगों के एसी उतार देंगे, जो कहते थे कि हम इनका खाना बंद कर देंगे, जो कहते थे कि हम इनकी बेटियों को, इनकी माओं को कचहरियों में बुलाकर हम इनको सामने खड़े करेंगे। देखिए, ये इनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज ये जो जिस चीज़ की भीख मांग रहे हैं, ये इनकी अपनी करनी थी। और आज भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं एक चीज़ का हामी हूँ, और मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तान आज मुस्तकम हो रहा है, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए, इनकी सियासत जो हर दफ़ा कभी डी चौक में लाशें लेने के लिए आते हैं, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए आते हैं, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों से यूज़ होने के लिए आते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि आपको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा, बात पार्लियामान से करें। पार्लियामेंट्री जमातें जो हैं आपके साथ बैठकर चीज़ों को आगे चलाएंगी, वो कमज़ोर हो या मजबूत हो, वो ताकतवर हो या ना हो, लेकिन फिर भी जमहूरियत में आपके लिए, आपके साथ, अगर आपके दर्द को, इन चीज़ों को कोई समझ सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और पॉलिटिकल विजडम ये कहता है कि आप हर दफ़ा बैसाखियों के शिकार, आप बैसाखी, इनको भी थोड़ा चस्का भी बैसाखियों का पड़ा हुआ है ना, कि इनकी ये तो एक टांगा जमात थी, बैसाखियों में बैठ कर पहली दफ़ा आए और उसके बाद ये आज भी बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये इनको बैसाखियों को छोड़े, ये पार्लियामान में आए, पार्लियामानी जमातों से बात करें, पाकिस्तान जिन लोगों ने इनको वोट दी है उनकी बात करें, पार्लियामान में गरीब बेरोजगार मजदूर की बात करें, और चीज़ों को आगे चलाएं, और तभी चीज़ें आगे चलेंगी, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर ये छत के ऊपर चढ़कर गाली दें और फिर नीचे आके कहें हमसे मुज़ाकरात कर लो, और फिर ऊपर चढ़ के गाली दें और फिर नीचे आकर कहें मुज़ाकरात कर लो, तो इस तरह चीज़ें ना आगे चलेंगी और ना बेहतर होंगी। अच्छा पंजोथा साहब, ऐसे एक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि पहले आप मुखालफत करते हैं किसी की, और फिर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, और फिर उसके बाद उसी को ख़त लिख देते हैं, उसी से दरख्वास्त करते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप उनको नहीं मानते थे, आप ये कहते थे कि हमारे चीफ जस्टिस हैं ही नहीं, हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। फिर अल्टीमेटली आपको उन्हीं को ख़त लिखना पड़ गया, और आर्मी चीफ के बारे में जो आपका रवैया है वो पूरी दुनिया के सामने है। कल तक क्या था, आज क्या है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर उसी को खत लिखते हैं। तो ये समझ नहीं आती आपकी कि या तो आप माने या फिर उस शख्स को ना माने आप। देखें जो साहब, बात ये है काफी लंबी चार्जशीट दोनों भाइयों की तरफ से जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा जाए, या आईनी बेंच के सरबराह को लिखा जाए, या किसी भी हाई कोर्ट के जज को लिखा जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 26वीं तरमीम वाला मामला भूल गया है, या वो जज जो है मंसूर का रास्ता हटाकर और खुद आकर लग गए हैं। बल्कि हम तो अपना मौकफ उस मामले के ऊपर क्लियर रखते हैं। अब जो जज बैठा होगा, जो भी चीफ होगा, जो भी किसी आईनी बेंच का सरबराह होगा, या तो आप ये कह देना कि हमारे केसेस उनके पास ना लगें, बल्कि आप मंसूर को चीफ जस्टिस बना दें, आईनी बेंच भी खत्म कर दें, तो फिर हम मंसूर साहब के पास ही भेजेंगे। जब एक सीट पर बैठा हुआ बंदा वही है, और जब तक वो नहीं हटता तो उसी को मैसेज भेजना है ना, उसी को लेटर भेजना है। और उसके अंदर हम क्या रहे हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ पूरे पाकिस्तान में आज तक हुई हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, बहनों को जो है जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह जेलों में डाला गया, जिस तरह घरों में चापे मारे गए, जो आज तक हुआ, हमारे लोग शहीद किए गए, मिसिंग किए गए, अभी भी जख्मी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हम उस लेटर के जरिए उनको ना भिजवाएं कि आप इसके ऊपर नोटिस लें? तारीख में ये तो कम से कम एक ऑन रिकॉर्ड चीज आती है कि आपने बेशक वो जैसे भी एक जज का रास्ता क्रॉस करके आए, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की, इस मुल्क की खातिर की कि आपको भी बेशक बिठाया गया है, लेकिन ये हो रहा है, इसके ऊपर नोटिस लें। आपने देखा कि काजी फाइज साहब, हमने बिल्कुल उनकी मुखालफत की क्योंकि उन्होंने फैसले गलत दिए। उन्होंने एक पार्टी को, उन्होंने नवाज शरीफ को अहल करार दे दिया, इमरान खान को अपनी वो से एक चक्कर के अंदर जानबूझ के नायल किया गया, और वो दरखास्तें नहीं लगाएगी, वो चले गए, लेकिन वो दरखास्तें नहीं डिसाइड की। जिस तरह बल्ले का निशान लिया गया, और जो फैसले उन्होंने किए वो पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख के अंदर वो लिखे गए हैं कि आपने ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब थे, उनसे पीछे चले जाएं तो जस्टिस साकिब निसार साहब भी थे,
और उनके ऊपर जो जो एतराज़ सब लोग करते हैं वो भी आपके सामने है। तो अगर जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे उनके इकदामात को आपने पसंद किया, उसको सपोर्ट की, और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को आपने हीरो माना, आपने उनके इकदामात को सपोर्ट की, तो फिर जस्टिस काजी फाइज साहब का क्या कसूर था, या ये जस्टिस या ये आफरीदी साहब का क्या कसूर है? ये एक सवाल है वैसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। या तो आप इन टूटी लोगों को पसंद करें या फिर इन टोटलिटी आप रिजेक्ट करें। ये सिलेक्टिव किस्म की रिजेक्शन और सिलेक्टिव किस्म का जो एक्सेप्टेंस है उसकी कोई समझ नहीं आ रही वैसे कौम। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे पंजोथा साहब, आप इन खतों के जरिए करना क्या चाहते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हाई कोर्ट के अंदर अगर नए जजेस आ गए हैं तो आप क्यों ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ अब इंसाफ नहीं हो सकेगा? देखिए, जब मैच आपकी आवाज ही आ रही पंजोथा साहब? मेरी आवाज नहीं आ रही? पंजोथा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, आप फरमाइए, अब आ रही है। जी जी अच्छा, जी जी आ रही है। बात नहीं है। आपने देखा इमरान खान साहब ने कहा था कि लंदन एग्रीमेंट जो है, जो किया गया है, नवाज शरीफ को लाया जाएगा, और आपने देखा कि जिस तरह वो बाहर बैठे हुए थे और पाकिस्तान के अंदर बेल मिल गई। हम जाकर जब तक एक वकील हैं अदालत के अंदर खड़े होकर बेल ना अप्लाई करें तो हमें बेल नहीं मिलती। लेकिन नवाज शरीफ क्योंकि उन्होंने डील की हुई थी तो वो आ गए और उनको एल करके लड़ा भी दिया गया और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल। तो ये सारी चीजें खान साहब बता चुके थे कि ये होगा क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। भी तो डिक्लेयर नहीं किया आज तक अदालत ने। अब देख, तोशाखाना केस है उसके अंदर जज हुमायूं दिलावर, कैसे उनका नाम जो है वो डाला गया उस लिस्ट के अंदर। तो उसके अलावा आप बाकी देख लें कि शारक अर्जमंद हो या दीगर जजेस हों, जो जो फैसले देते गए इमरान खान साहब के खिलाफ, आपका ख्याल ये है कि जो भी जज आपका केस सुनेगा वो कंप्रोमाइज होगा? नहीं, नेवर। जब कोई जज केस सुनता है तो उसने देखना है कि क्या ये केस बनता है या नहीं है। आपने देखा कि 34 साल सजाएं दी, एक सजा भी हाई कोर्ट के अंदर टिक नहीं पाई। और जब हाई कोर्ट में मामला आया तो अदालत ने, हाई कोर्ट में ये बैठे हुए जजेस ने कहा कि आपने कैसे ये ट्रायल किया, कैसे प्रोसिक्यूशन हुई है, कैसे ये सजा मिल गई है, फौरन सजाएं मुअत्तल हुई। और वहां पर तमाम सिस्टम एक्सपोज हुआ कि किस तरह बिठाए गए। अब देखें, ये यहाँ पर क्या जजेस पहले काम ठीक नहीं कर रहे थे? अगर ओवर बर्डन था केसेस का था तो सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 25-30 जजेस की कैपेसिटी, आप वहां पर तादाद बढ़ाते, वहां पर फिल करते। और यहाँ पर आप जजेस इसलिए लेकर आए क्योंकि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, कोर्ट के चीफ को लिखा, उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ को लिखा, एजेंसियां हमारे मामलों के अंदर मुदाखलत कर रही हैं, वो मुदाखलत बंद करें। आपने इस वजह से जज वहां पर लेकर आए क्योंकि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चल नहीं देते, फैसले नहीं कर रहे थे। और जब आप अपनी मर्जी के जज बिठाएंगे और फौरन इंतजामी मामला, इससे पहले बल्कि तकरीरें कर चुके थे जस्टिस सिद्दीकी साहब आपके दौर में और आपने उनको फारिग करवा दिया था। फिर जस्टिस काजी फाइज जैसा साहब खत लिखते थे रोजाना की बुनियाद पर, उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये कोई नई स्टोरी नहीं है। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्यों एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना देने के लिए नए जजेस का ट्रांसफर कर देगी? देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ के केस और मरियम नवाज का और कैप्टन सफदर का केस एक तरतीब में लाइन में लग के और बड़े अरसे के बाद उनका केस सुना गया और फिर अपीलें नहीं लगती थी, तो यहाँ पे केस भी फ़ौरन लगे, ज़मानतें भी फ़ौरन हुई और अपीलें भी निपटा दी गई। अब आप अगर कहेंगे कि जी वो मरियम नवाज़ तो नवाज शरीफ चुके चले गए थे, वो बहुत देर बाद गए थे, और मरियम नवाज़ का फ़ैसला भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में आया था जब उनको बरी कर दिया था और रोक दिया था इस बुनियाद पे कि भाई चूँकि अब नवाज शरीफ नहीं है तो उनकी अपीलें हम सुनेंगे उसके बाद जब वो आएंगे। अच्छा, अब ये जो आपने सवाल किया कि क्या इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ बहुत तेज़ी से मिल रहा है। तो उसमें जब जजेस साहिबान ने कुछ चीज़ें लिखी, अब मेरे लिए बड़ी आसानी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं आप कि ये हमारी ज़रूरत थी और ये वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदा हाई कोर्ट है, ठीक किया। और इसमें हम मतलब उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की कि ये उसको उन्होंने हुकूमत से ज़्यादा अपने ऊपर लिया कि मैंने ये खुद किया और मैं मज़ीद लाऊंगा और मुझे सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत है। तो अब मैं पंजोता साहब की बात भी देखूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात भी देखूंगा कि क्या है जो इंसाफ का मामला है ना, वो हम नीचे से टॉप में है। वो पूरी दुनिया में हमारा एक मजाक उड़ता है कि हम इंसाफ नहीं देते, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसलिए हमारा मजाक दुनिया में उड़ता है। लेकिन जब जज साहिबान की पसंद और नापसंद सामने आ जाए, जब फिक्रे तंजिया आ जाए कोर्ट के अंदर,
तो मेरा ख्याल है कि मिसाल के लिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही मैदान में आए और उन्होंने जज लगा दी। अब उन जज साहिबान ने एतराज़ कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो एतराज़ जब भी आमिर फारूक साहब सुनेंगे, कल को नए चीफ जस्टिस आएंगे या ये फिर आगे जाएगा तो फिर फैसला होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, या फिर जुडिशियल कमीशन में जाके वहाँ फैसला होगा। नहीं, वो तो फिर शिकायतें करें ना जाके। ये दानिया से ये फरमाइएगा सर, ये जो हाई कोर्ट का सूरत हाल है ना, वो अनप्रेसिडेंट है, और आप क्योंकि ज़ाहिर खुद बैरिस्टर हैं, वहाँ पे पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जजेस ने खुद ही एक सॉर्ट ऑफ पिटिशन कर दी है कि जी हमारी सीनियरिटी जो है उसको ख़राब किया जा रहा है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है, अल्टीमेटली उसका नतीजा तो ये निकलेगा कि इंसाफ का पहले जो भरम था वो ख़त्म हो गया है, मज़ीद ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये जजेस जो हैं, ये वकील से जज जो हैं, ये आइन के थ्रू बनते हैं, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दे डोंट हैव फेदर्स, दे डोंट हैव स्पेशल विग्स और हॉर्न्स। इनको आइन जो है ये ताकत देता है कि ये जुडिशल के प्रोसेस में जाएं और फिर ये फैसले दें। आज आइन ने ये ताकत दी है, और आइन जहाँ से हमारा जो जितना भी लीगल सिस्टम है वो अपना स्पिरिट भी इसको बिलीव करता है और अपनी पावर ड्राइव भी करता है। उसने जब अलाउ किया कि देखें कि अगर एक सेक्रेटरी इस्लामाबाद का पंजाब में जा सकता है और पंजाब का इधर आ सकता है और इधर का उधर सर्व कर सकता है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। देखें, दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन मैटर दैट वाज इस्लामाबाद इज़ नॉट अ प्रोविंस, और उसको प्रोविंस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये कोई इतनी कोई सीरियस चीज़, इतना कोई सीरियस इशू नहीं था, ना है। इसमें नॉर्मल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है, कुछ जो पंजाब से इधर और इधर से उधर होंगे, और आई थिंक कि इसमें कोई ख़ास जो एम्बिग्विटी या इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, आई थिंक दैट विल बी रिजॉल्व्ड। ये टीदिंग इश्यूज होते हैं, जब भी कोई चीज़ें ऐसी आगे आएँ, ये टीदिंग इश्यूज होते हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, बट अल्टीमेटली जो आइन है वो जो इट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल द अदर थिंग्स, ऑल द अदर इश्यूज, और वही होगा जो आइन अलाउ करता है। और अगर कोई ऐसा सीरियस टेक्निकल इशू आया, टेक्निकलिटी आई, तो आई थिंक दे कैन सिट डाउन एंड जो इसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सब अवेलेबल हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, तो इसमें बैठकर इसको हल भी कर लिया जाएगा। इट इज़ नॉट एन इशू कि जहाँ कोई ऐसा डेडलॉक हो जाएगा या ऐसा इशू बन जाएगा जो हल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो ये जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो बड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप उसी विसिनिटी के होते हो तो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी उधर ही होती है, जहाँ 2-2.5 हज़ार बंदा हो उनमें सब एक दूसरे को जानते हैं और लाइक्स और डिसलाइक्स बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन इट कि एक जब स्वैप करते हो, रोटेट करते हो, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक होगी। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हो। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब इमरान खान साहब ने खत तो लिखा है आर्मी चीफ को, अच्छी बात है, खत लिखना चाहिए और राब्ता भी होना चाहिए, लेकिन व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक साइड पे आप कभी यजीद करार दे देते हैं, कभी आप जनरल डायर करार दे देते हैं, कभी आप या पार्ट 2 कह देते हैं, साथ आप खत लिख देते हैं, फिर आप धमकी दे देते हैं। तो फायदा है इसका? नहीं, दोनों तरफ ही ऐसा है। बातचीत भी करते हैं, बातचीत भी होती है और सख्त बयान भी जो है वो रखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है, जब आपको याद होगा कि जब इनके जनरल बाजवा साहब का दौर था, तो जो नून लीग से मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त उनको सजाएं भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी। ये चलता रहता है, ऐसे ही होता है। तो अभी भी मुज़ाकरात आपका ख्याल है कहीं ना कहीं चल रहे होंगे? क्योंकि गंडापुर साहब ने कोई इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा 99% हमारा मसला हल हो गया था। फ्रैंकली अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की हैं, देखिए ये उनकी अपने जहन के मुताबिक तो ये 99% मसला हल होगा, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि इमरान खान ने अगर मतलब जाना है बनी गाला या ये उनका एम्बिशन है, तो फिर वो 2 साल कैद में ही ना रहते। ठीक, मैं जो उन्हें मिला हूँ 4-5 साल, देखें ये उनका मसला नहीं है। इमरान खान ने अगर डील करनी हो या अपने ज़ात में जाना हो तो वो कल चले जाएंगे। देखिए ना, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट हैं तो आपको क्या सूट करता है? इमरान खान आपकी बात मान जाए, पॉलिटिक्स छोड़ दें, बाहर चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। बट इमरान खान एक एडमेंट है अपनी पोजीशन के ऊपर, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मेरी नज़र में जो मुज़ाकरात है, अगर अली अमीन कह रहे हैं कि सिर्फ इस पे मुंतकली पे बात हो रही, तो इसका मतलब है कोई मुज़ाकरात नहीं था, मजाक था। ठीक, मुज़ाकरात एक ही होने हैं
और वो ये है कि आपने इलेक्शन कब कराने हैं। ठीक। इमरान खान से टाइम कितना गेन किया जा सकता है इलेक्शन के लिए, और इमरान खान कितना टाइम देते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक। क्योंकि इलेक्शन के बगैर पीटीआई या इमरान खान को कोई फायदा नहीं है, और वो वाहिद एक हल है जिसकी तरफ आपने जाना। तो इस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, हो रहे हैं, होंगे, क्या ख्याल है आपका? 100% हो सकते हैं और होने चाहिए। लेकिन कब क्योंकि होंगे? देखें ना, जो सब बड़ी सिंपल बात है, या तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, आप इमरान खान का कोई जवाब तैयार कर लेते ना, और आपको अब ना करने पड़ते ये प्रोग्राम सारे सोशल मीडिया। इमरान खान एक बात करते हैं, अब कल उन्होंने खत लिखा है, आप उठा के देखें पाकिस्तान के 100% प्रोग्राम, 100% पॉलिटिकल कंटेंट इमरान खान के खत पे है। वो जो बात करते हैं उनकी रोज की सिचुएशन ही पाकिस्तान की खबर है। नहीं, आज की खबर वैसे जवाब है कि हमें ना इस खत का इंतजार है, और वही हुआ ना। वो तो चलो मीडिया कंजम्पशन के लिए है ना, वो तो जो भी कहेंगे, लेकिन इशू ये है कि आपके पास पॉलिटिकल आंसर नहीं है। जो कद इमरान खान का इस वक्त है, या जो उनकी कंसेंसस, जिस किस्म का पब्लिक कंसेंसस उनके ऊपर है, और जिस तरह से वो एडमेंट है, क्योंकि पहले तो होता था कि नवाज शरीफ या बीबी बात कर लेते थे, बाहर चले जाते थे, पार्टी यही रह जाती थी, एस्टैब्लिशमेंट का काम हो जाता था। और फिर एक और प्रॉब्लम है, अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के जो मार्शल लॉज थे, एक तो वो पॉपुलर थे, फिर डॉलर आ रहे थे। इनका प्रॉब्लम यह है कि ना पॉपुलैरिटी है ना डॉलर आ रहे हैं, और ऊपर से इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सो दीज 3 जो कॉम्बो है ये बड़ा लीथल है, और इसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। आप सियालकोट जनाब दे शहर दे नाल है, पाकिस्तान का हब है, वहाँ पे जाके देखें इस वक्त क्या हाल है, फैसलाबाद का क्या हाल है। सो इस वक्त वी आर इन अ वेरी वैसे अफवाज पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? क्या इसे खत को सीरियस लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, इमरान खान साहब की शायद तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि अवाम के एतमाद के साथ हम मुकाबला करेंगे। ठीक। अवाम का लीडर इमरान खान है। अगर आपको अवाम का एतमाद चाहिए, जो आप समझते हैं कि अवाम का एतमाद होना चाहिए, फिर आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, और तो कोई हल नहीं ना। देखें, या तो शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ बोझ उठा लेते ना कुछ ना कुछ, अब ये उल्टा लाशें बन गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट की अपनी गलतियां कोताहियां जो हैं वो अपने सर हैं, और उसके ऊपर इनका बोझ भी अब एस्टैब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है। आपको मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कभी ऐसे ऑपरेट नहीं करते लोग के छापा जो है वो शादबाग लाहौर में हो, या काड़ा बत्ती चक को छापा पड़ जाए ना, वो भी ब्लेम एस्टैब्लिशमेंट को कर रहा होता है कि नहीं पोया है। आपको बफर होता है, कोई दरमियान में कुछ चीज होती है, ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही जड़ा ना कम तुझे पर चला। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये हाई कोर्ट के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, नए जजेस आए हैं वहां पे, और ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी, तस्लीम कर लिया उन्होंने, और खुशाइंद भी करार दिया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है, और सोच समझ कर किया हमने ये फैसला। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स कर दी है इसको, और 7-5 जजेस ने आज एक फिर खत लिख दिया कि हमारी सीनियरिटी जो है उसको वायलेट किया जा रहा है, और इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपना मुकदमा ही पेश कर दिया। तो ये जो क्राइसिस है, आप समझते हैं कि जेन्युइन है या ऐसे कंकॉक्टेड है, और सोल्यूशन इसका क्या निकलेगा? चीफ जस्टिस साहब की बात तो हर कोई अहमियत इसलिए नहीं रखती ना कि वो खुद बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, और वो तीसरे नंबर से जो है वो पिक हुए। उनका राइट नहीं था टू बी ए चीफ जस्टिस, बट वो बन गए हैं। इसी तरह का क्राइसिस 1937 में अमेरिका को दरपेश आया था, जब उस वक़्त के सदर ने फैसला किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी के जजों से भर दूंगा, और कोर्ट पैकिंग की जो इस्तिलाह है वो वहाँ से निकली। लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है उसके चेक्स डेमोक्रेटिक हैं, कांग्रेस में वो पास नहीं हो सका, और वहाँ से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद सक्सेसफुली कोर्ट पैकिंग की गई है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अदालतों से लोगों का एतमाद बुरी तरह मजरूह हो गया है। जजेस जो लग रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जो जजेस हैं, अगर कभी आप उनको देखें तो प्रोसिक्यूशन के सामने वो बेचारे थर थर कांप रहे होते हैं, और ओवरऑल जुडिशरी हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स, जो भी गेन किए थे उन्होंने वो सारे जो हैं वो लूज़ कर गए हैं। और पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं बचा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। पाकिस्तान का जो असल अलमिया है ना जी जो साहब, वो ये है कि आपने डेमोक्रेसी में क्या आप करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे क्रिएट करते हैं।
आपने ECP ख़त्म कर दिया, आपने जुडिशरी ख़त्म कर दी, स्पीकर ऑफिस ख़त्म कर दिया, चेयरमैन सेनेट बेचारा कह रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर दिया हुआ है उसने, आप उसको भी नहीं मान रहे। सो आपने सारे इदारे एक एक करके ख़त्म कर दिए। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो हाई कोर्ट का इशू है, आप ये समझ रहे हैं कि समेटा जा सकेगा या फिर ये फैलता चला जाएगा? नहीं, ये तो फैलता चला जाएगा और इसका जो असरात हैं वो बहुत तबाहकुन है इस वक्त, क्योंकि जो नीचे की जुडिशरी है वो हिल के रह गई है और उसके अंदर अब तमाम लोग जो है, देखिए इंटरफेरेंस होती थी, इंटरफेरेंस हमेशा रही है, लेकिन इस तरह तो नहीं था ना कि एक ASI या जो एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर है वो जाके हाई कोर्ट के जज को हुक्म जारी करे कि ये ऑर्डर होना है और ऐसे होना है। तो तबाह बर्बाद कर दिया आपने। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, जुनैद अकबर साहब आ गए, आतो खान ग्रुप आगे आ गया, गंडापुर साहब थोड़े से साइड पे चले गए, गंडापुर साहब अब नाराज भी हैं, उन्होंने इंकशाफात भी करने शुरू कर दिए हैं कि जनाब हमारा तो डील हो रही थी, और खान साहब का मेरा ख्याल है पूरे नैरेटिव को लेकर बैठ गए एक इंटरव्यू के साथ। तो वहाँ क्या हो रहा है जी उधर खैबर पख्तूनख्वा? बस 26 के बाद संभाल नहीं सके अली अमीन गंडापुर साहब। और देखें ये तो पॉलिटिक्स 26 से नवंबर के बाद जी 26 नवंबर, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सच्ची बात यह है कि इस तरह के उहदों पे तो हर वक्त ही आपको पता है एक जंग होती है, रोज सुबह शुरू होकर रात तक ख़त्म होनी होती है, तो उसके लिए एक मुसलसल हालत जंग में रहना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है उस तरह के तैयार नहीं थे। उन्होंने भी समझा कि मैं भी इमरान खान ही कल्ला ही काफ़ी है, कल्ला ही काफ़ी तो नहीं सी तो फंस गए आपका ख्याल है। और चीफ मिनिस्ट्री बच जाएगी उनकी या खतरे में लग रही है आपको? आई डोंट नो, क्योंकि कल का जो इंटरव्यू था मेरा ख्याल वो पार्टी के खिलाफ ही था वैसे, क्योंकि पार्टी की हमायत तो नजर नहीं आ रही थी उसके अंदर। देखिए बात यह है कि अली अमीन हो, जुनैद अकबर हो, आतिफ खान हो, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, बट ये इमरान खान के बाहर नहीं जा सकते। इनका मतलब उड़ना बचोना, जीना मरना इमरान खान के साथ। 8 फरवरी को जो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ख्याल है कि कामयाब हो सकता है, डेंट डाल सकते हैं, या फिर बहुत आगे चला गया? मैं आपके प्रोग्राम में आया था बड़े उससे पहले और मैंने आपसे अर्ज किया था कि PTI को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। ठीक। उससे पहले 8 फरवरी को आपने मौका ज़ाया किया, आपने नहीं किया, एहतजाज नहीं किया। अब आपने 6 महीने इसमें ज़ाया कर दिए। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त असद कैसर साहब के घर पे एक मीटिंग हो रही है ग्रैंड अलायंस की, ये वो। लेकिन देखें आप, PTI अकेली जो है वो जो स्ट्रीट प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था, चूँकि एक जबर है, फस्तायत है, आप नॉर्मल हालात में तो नहीं है ना। PTI मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ठीक, और PTI पीपल्स पार्टी और PMLN भी नहीं है। तो आपको एक ऐसा अलायंस चाहिए जो आपकी ये कमी पूरी कर सके, और JUI वो पार्टी है जो कि आपको वो चीज़ें जो है वो दे सकती है, और आप एक दफ़ा अनलॉक कर लेंगे फिर जाहिर है आपके साथ। लेकिन मौलाना आप राजी नहीं हो रहे। मौलाना का ख्याल ये था कि आपको जो मुज़ाकरात करने चाहिए थे हमारी मर्जी के मुताबिक करने चाहिए थे, हमें शामिल करके करने चाहिए। मौलाना बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा जी आप वहाँ से नाकाम हो गए, हमारे पास वापस आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं आपकी मदद? नहीं, बिल्कुल मौलाना की बात ठीक है, इसमें वजन है। आपने देखा ना पहले आईनी तरमीम जब हुई, 26वीं आईनी तरमीम, तो PTI ने उन्हें ड्राफ्ट दिया था। हाँ। और मौलाना को बाद में आपने डिच कर दिया। फिर आपने कहा कि हम बात नहीं करेंगे नून लीग पीपल्स पार्टी से, हम सिर्फ JUI से बात करेंगे। आपने JUI को डिच करके आप उनसे बात करनी शुरू कर दी। ये देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो NGO तो नहीं चला रहे। आई थिंक PTI को बड़ी ज़रूरत है मौलाना की। ठीक हो गए जो सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।